हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडुटेरिया का बिहार जीके जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर दी हूँ और मैं ये डेली सेट लाती हूँ फ्रेंड्स बिहार जीके के लिए एडुटेरिया का। और ये इसमें टोटल 51 सेट है, जिसमें आज मैं 10 का भी करवा दे रही हूँ। और डेली में करके ना जो 17 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम जो बीपीएससी का एग्ज़ाम प्री होगा ना, तो उससे पहले ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आप बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना, क्योंकि इस सेट में ना एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन रहते हैं और 50 क्वेश्चन में हर एक तरीके से क्वेश्चन रहते हैं। जैसे बिहार का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हर सेक्शन से क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप ये पूरा कर लीजिएगा ना, तो आपको बिहार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और टेस्ट नंबर 9 तक आपको ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाकर के देख लेंगे। और बिहार स्पेशल के लिए एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह और इम्तियाज अहमद का एमसीक्यू बुक भी हो चुका है, तो करके आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, बिहार के लिए टेस्ट सीरीज बहुत सारे चल रहे हैं, जिसमें एडुटेरिया का आधार टेस्ट सीरीज, जुनून टेस्ट सीरीज, खान ग्लोबल स्टडी का, परमईस का और राहुल सर सिन्हा का भी, एसडीएम राहुल सर का भी एक सेट में करवाई हूँ। जो और भी बुक मुझे यहाँ नहीं मिल पा रहा है, तो जो अगर मिल जाता है मुझे, मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे मिल जाता है तो मैं उसका भी पूरा करवा दूंगी। परफेक्शन आईएएस का 90 डेज प्लानर और उनका टेस्ट भी हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 2016 में। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी हिमालय क्षेत्र की नदी नहीं है। तो हिमालय क्षेत्र की नदी कौन सी नहीं है फ्रेंड्स, तो घाघरा और बागमती तो है, लेकिन सकरी नदी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सकरी नदी हिमालय नदी नहीं है। नेक्स्ट है, किस स्थान से गंगा नदी समतल भूमि पर बहना प्रारंभ करती है। तो किस स्थान से फ्रेंड्स, तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, हरिद्वार से वो क्या करती है, तो मैदानी भाग में आ जाती है। तो ध्यान रख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, और बिहार में चौसा में एंट्री करती है गंगा नदी फ्रेंड्स, और ये भागलपुर से वो निकल जाती है। और बिहार में टोटल ना 445 मीटर तक जाती है, और आपको लंबाई है गंगा की। और ऐसे गंगा नदी का पूरा लंबाई पूछा जाए ना, तो 2525 है, लेकिन बिहार में 445 है फ्रेंड्स। और बिहार एटलस भी मैं वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें महेश कुमार बनवाल और सीएमई का दोनों का मैप को मैं इंक्लूड करके पढ़ा रही हूँ। तो आप जाकर के देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, उसमें आपको बिहार जो सामान्य परिचय है वो भी है, जिसमें सारे कुछ बिहार का दिया हुआ है। और साथ ही साथ नदी मिट्टी और उद्योग खनन हो चुका है, उद्योग हो गया है, खनिज हो गया है, और अचमनित ताल जो झील ताल जो आता है ना वो, और बिहार की जलवायु जो कोपेनहेगन का होता है ना, तो वो भी मैंने करवा दिया है। तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें दिए गए विकल्पों में से किस जिले में पुरानी जलोढ़ मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, गया में। ये मैप अगर देखेंगे ना, मैप में जो मिट्टी करवाई हूँ ना, उसमें ये अच्छे से मैप के थ्रू दिया हुआ है, दिखाया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की जलवायु के अंतर्गत कौन सी ऋतु प्रचलित है। तो बिहार की जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु तीनों है। फिर इसका आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा डी, तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट है, सत्ता या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है। सत्ता और या सतधरवा कुंड कहाँ स्थित है फ्रेंड, तो 6 का आंसर है सी, राजगीर में। ध्यान रख लीजिएगा। और नेक्स्ट है, भारत तथा नेपाल सरकार की सहमति से कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई है। तो भारत और नेपाल सरकार के बीच में कोसी परियोजना की शुरुआत कब की गई है, तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, 1954। ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड, 1954 को। नेक्स्ट है, भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में स्थित है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला पूछे ना तो 9 का आंसर हो जाएगा कैमूर। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। जो ये ना 2021 के थ्रू में जो वन सर्वेक्षण आया था ना उसके हिसाब से है। और नेक्स्ट है अबरख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ए, गया में। ठीक है, और गया में भी होता है, नवादा में भी होता है, फिर ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन ऑप्शन में गया है तो गया का आप कर सकते हैं। जो मैप में मैंने जो धात्विक जो खनिज का होता है ना वो मैंने करवाया है ना, तो उसमें अच्छे से आपको मैप में मिल जाएगा देखने को। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत तथा बिहार का जनसंख्या घनत्व क्रमशः कितना है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है फ्रेंड्स, तो वो है 382 और बिहार का है 1106। ध्यान रखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। तो न्यूनतम जिला अनुपात वाला जिला ये है फ्रेंड्स 12 के आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर है। और ऐसे ध्यान रख लीजिए कि न्यूनतम लिंगानुपात मतलब वहाँ पे लड़के जन्मते के साथ वहाँ पे मुआ दिया जाता है, तो मुंगेर मतलब सबसे ज़्यादा न्यूनतम लिंगानुपात है मुंगेर में। और सबसे ज़्यादा कहाँ है तो ये गोपालगंज में है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। तो याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है कि मुंगेर को मैं कुछ ब्लेम कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार स्थित बरौनी तेल शोधन कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये रूस के सहयोग से किया गया है फ्रेंड्स, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाए सी। और ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार में विद्युत इंजन कारखाना कहाँ है। तो बिहार में विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में है, फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मढ़ौरा स्थित डीजल रेल कारखाना द्वारा निर्मित शक्तिशाली डीजल इंजन गजराज कितने हॉर्स पावर के हैं। तो ये क्वेश्चन 15 का आंसर ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा है, तो ध्यान रख लीजिएगा। ये 6000 HP का है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई है। तो बिहार राज्य पथ परिवहन का निर्माण 1959 में किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, फिर ध्यान रखिएगा। 17 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए पूछ रहा है के लिए आरक्षण सीटों की संख्या कितनी है। तो विधानसभा के लिए पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी, 2 है। और अगर ऐसा पूछे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, तो ये टोटल 40 होता है फ्रेंड्स। और अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट है बिहार विधानसभा में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु की सीमा तय की गई है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है फ्रेंड्स, तो 19 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्यपाल की विधायी शक्ति क्या है। तो ये अनुच्छेद ना फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है 168, 171 और 172, तो ये तीनों में गलत है फ्रेंड्स, इससे इसका आंसर हो जाएगा डी। ये कहाँ है, तो ये 173 में है, ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड। 173 में लिखा प्रावधान किया हुआ है कि विधानसभा के सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो ये आर्टिकल्स 173 में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट राज्यपाल के विधायी शक्ति में शामिल है, विधायी शक्ति में क्या क्या शामिल है फ्रेंड्स, तो 20 का आंसर हो जाएगा अध्यादेश जारी करना जो 213 के अनुसार है। 213 के अनुसार सत्रावसान करना और संयुक्त अधिवेशन को आहूत करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है। तो ये राबड़ी देवी है, फिर ध्यान रखिएगा। 21 का बी, और अभी तक वही है, ध्यान रखेंगे, अभी कोई और बनी नहीं है। नेक्स्ट है राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य क्या है। तो राज्य स्थित सचिवालय का मुख्य कार्य उपयुक्त में से एक से अधिक है फिर इसमें 22 का आंसर हो जाएगा। नीति निर्धारण करना, विभागीय मंत्रियों की सहायता करना और विधान नियमावली गठन करना है, तो तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट है पंचायतों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो 23 का आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 243 डी। ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे। 243 डी में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी पंचायतों में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निम्न में से कौन हटा सकता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? फिर तो ये राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस वर्ष उर्दू को बिहार का दूसरा राजभाषा घोषित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 25 का आंसर हो जाएगा सी, 1984 में। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से किया गया है? तो बिहार में नमक सत्याग्रह का शुरुआत कहाँ से किया? तो ये चंपारण, पटना और सारण से हर जगह से किया गया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर हो जाएगा चंपारण और सारण से दोनों स्टार्ट किया गया है। नमक सत्याग्रह तो पटना में भी हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पे शुरुआत पूछ रहा है ना, तो शुरुआत चंपारण और सारण से किया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किस क्षेत्र से राहुल नित्यानंद ने 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो 27 के आंसर हो जाएगा अंबारी सत्याग्रह, भी हम लोग जानते हैं फिर अंबारी सत्याग्रह, वहाँ से ही राहुल नित्यानंद ने 1920 में असहयोग आंदोलन के लिए सक्रिय थे। नेक्स्ट है बिहार में किस जिला के लोगों को चौकीदारी कर देना बंद कर दिया था? तो ये कहाँ पे किया? फिर 28 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कहाँ? तो 28 का आंसर हो जाएगा सारण से भी, पटना से भी और बेतिया से, तीनों जगह पे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चौकीदारी कर बंद कर दिया था। और चौकीदारी कर बंद कब करना ये हुआ था फ्रेंड्स? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में स्टार्ट हुई थी ना, उस टाइम ये हुआ था। नेक्स्ट है बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? द्वैध शासन प्रारंभ होने के बाद बिहार के गवर्नर कौन बने थे? ध्यान रखिएगा। तो बिहार के गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, और ये बहुत बार पूछा भी है तो ध्यान रखेंगे। फिर 29 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार के गठन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के राज्यपाल 30 का आंसर हो जाएगा बी, एम जी हैलेट थे, ध्यान रखिएगा। एम जी हैलेट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो आप पहले क्या पूछता था फ्रेंड्स कि पहले सत्याग्रही कौन थे, लेकिन अभी दूसरा पूछ रहा है। तो दूसरा अनुग्रह नारायण सिंह है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। और पहले सत्याग्रही थे कृष्ण सिंह, जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के समय 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो ये 7 थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका 32 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस आंदोलन के समय बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में था फ्रेंड्स। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, तो उसी टाइम ये किया हुआ था, आजाद दस्ता सक्रिय था। और आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? तो ये जयप्रकाश नारायण किए थे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और ये क्या किए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने नेपाल से किए थे आजाद दस्ता का निर्माण, और ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे दिवाली की रात। तो ये सब क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है PYQ में, इसलिए मैं बता रही हूँ कि वो जो जयप्रकाश नारायण थे ना, जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में थे, और वो हजारीबाग जेल में दिवाली के समय वो भाग गए थे 5 दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है निम्न में से किसने बिहार छात्र परिषद का गठन किया है? तो बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। नेक्स्ट है गो हत्या रोकने के लिए बिहार में गोरक्षिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 35 का आंसर है सी, 1893 को गोरक्षिणी सभा की स्थापना हुई है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था फ्रेंड्स? तो बिहार में नोनिया विद्रोह कब हुआ था? तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए जो 1917 से 1800 के बीच में हुआ था। तो माफ़ कीजिएगा, 1717 से 1800 के बीच में बिहार में नोनिया विद्रोह हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी परिवारों माफ़ कीजिएगा फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापार केंद्र था? तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था? तो 37 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रनगर।
नेक्स्ट है किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री वर्नियर पटना आए थे। तो वर्नियर पटना, ये ध्यान रखिए कि वर्नियर पटना आए थे और किसके सूबेदारी के कारण काल में आए थे फिर। तो 38 का आंसर हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शेरशाह का उत्तराधिकारी बना था। तो ये भी आपको पीवाईक्यू में मिल जाएगा। तो इस्लाम शाह बने थे, ध्यान रखिएगा। 39 का आंसर हो जाएगा सी, इस्लाम शाह शेरशाह के उत्तराधिकारी बने थे। और शेरशाह की मृत्यु कलिंजर के युद्ध में हुआ था फ्रेंड। कलिंजर के युद्ध में हुआ था 1545 में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस्लाम शाह राजा बने थे। और शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, वो भी पूछता है बहुत पर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासक की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासक की नींव बिहार में पड़ी थी। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, पाल वंशीय शासक का। नेक्स्ट है बंगाल के किस शासक के समय सिकंदर लोधी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया था। तो बंगाल के किस शासन के समय सिकंदर लोधी ध्यान रखिएगा, लोधी वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। तो सिकंदर लोधी ने बंगाल एवं मुंगेर दोनों के बीच सीमा रेखा निर्धारण किया था। तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन हुसैन शाह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया है। तो बख्तियार खिलजी की शव को दफनाया गया है बिहार शरीफ में, ध्यान रख लीजिएगा। और बख्तियार खिलजी ही हमारे बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय सारे को नष्ट किया था और वो बिहार शरीफ में ही वो दफन है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शासक के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो ये बहुत बार पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो ये कनिष्क हो जाएगा बी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि जैन और बौद्ध से एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और बौद्ध संगति से तो ज़्यादा ही पूछता है। हर बार पूछता है कि कहाँ पे हुआ था, किसके शासन काल में हुआ था, कब हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन है, ये सारे क्वेश्चन पूछता है। तो बिहार ये ना बौद्ध का नाम 4 बौद्ध संगति हुआ था। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलबर्ग कश्मीर में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और पहला जो बौद्ध संगति हुआ था जिसमें अजात शत्रु राजा थे और दूसरा में कालाशोका थे जो वैशाली में हुआ था, तीसरे में अशोक थे जो पाटलिपुत्र में हुआ था और कनिष्क था चौथे में जो कुंडलवन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक थे। तो कर्नाट शासकों में एक कौन महान सुधारक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन देव। और हरिसेन देव कर्नाटक वंश के अंतिम शासक थे और ध्यान रख लीजिएगा। और जो ये गयासुद्दीन तुगलक आए थे ना, उसके बाद उनका समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था फ्रेंड्स। तो 45 का आंसर हो जाएगा डी। उपयुक्त में से एक से अधिक कौन कौन है, तो ये देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल भी थे, देवपाल भी थे और हर्ष भी थे जो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाले शासक थे। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक किसने किया था। तो मगध वंश के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापन किसने किया था। तो 46 का आंसर हो जाएगा एक, कृष्णगुप्त। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हैं फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। 47 का आंसर हो जाएगा सी। और इसको समाप्त किसने किया था, मतलब तोड़ा फोड़ा आग लगाया था किसने, तो यह बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट है मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले क्या होगा, 48 का आंसर हो जाएगा। पहले हर्यक वंश थे, इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद, फिर मौर्य। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार में मध्य पाषाण काल के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त होता है। तो मध्य पाषाण काल का अवशेष पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 49 का आंसर हो जाएगा ए, मुंगेर से। और नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो अंग एवं मगध महाजनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो 50 का आंसर हो जाएगा भी अथर्ववेद में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये हमारा सेट कंप्लीट होता है। ये टोटल ना 15, 16 या 18 मिनट का जाता है। अगर डिटेल्स में कुछ बता देती हूँ तो थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, 18 मिनट हो जाता है। और अगर सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ तो बस 14-15 मिनट का ही होता है एक सेट और 50 क्वेश्चन आपको इसमें कंप्लीट हो जाता है फ्रेंड्स। तो चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।